तो आज हम लोग वेक्टर में बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा, यानी वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखा। एक वेक्टर को हम लोग कैसे कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग सीख सकते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, जान सकते हैं। यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। ठीक है, यानी वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यानी कहने की बात यह है कि अगर ए वेक्टर अगर एक यूनिट वेक्टर हो तो इसका मतलब यह है कि इस ए वेक्टर का अगर आप मॉड कैलकुलेट करेंगे, यानी इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, तो वो 1 के बराबर आएगा। अब ये एक खास वेक्टर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो क्या खास बात हो गई। हम लोग वैसे वेक्टर के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 100 हो, वैसे वेक्टर के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1000 हो, 50 हो। आखिर वैसे ही वेक्टर को हम लोग खास प्रिविलेज क्यों दे रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी इस डिस्कशन में। तो चूंकि एक खास वेक्टर है तो इसके लिए हम लोगों ने नोटेशन भी अलग बनाया, यानी यूनिट वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज ए कैप। यानी अगर किसी भी लेटर के ऊपर एरो की जगह कैप हो तो आप समझ जाइए कि वो यूनिट वेक्टर है। ए कैप, पी कैप, आई कैप, एक्स कैप, लाइक दैट। दैट इज मॉड ऑफ ए कैप या मॉड ऑफ पी कैप या मॉड ऑफ आई कैप या फिर मॉड ऑफ एक्स कैप, जो भी यहाँ आप देख रहे हैं, ऐसा बहुत सारा हो सकता है। इन सब की वैल्यू 1 है। यानी जिस भी लेटर के ऊपर कैप लगा हुआ है वो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है यूनिट वेक्टर के बारे में वो ये है कि यूनिट वेक्टर हैज़ नो यूनिट। जैसे एक कोई भी जनरल वेक्टर होता था, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, तो उसका एक यूनिट होता है। फोर्स वेक्टर का यूनिट न्यूटन होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट मीटर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये सोच सकते हैं कि यूनिट वेक्टर का भी कोई यूनिट होगा, तो ऐसा नहीं है। यूनिट वेक्टर के साथ खास बात यह है, नाम तो यूनिट वेक्टर है लेकिन यूनिट नहीं होता इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इफ ए बी एनी वेक्टर, मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, कोई भी एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए कैप। इस ए कैप को ही ए का मैग्नीट्यूड हम लोग कहते हैं। अब सोचिए कि अगर इस ए वेक्टर में हम इस ए कैप से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? जरा मतलब छोटे वे में इसको आप कहिए, इस तरह से सोच सकते हैं कि इसके पास दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नीचे क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, और कैंसिल होता है तो वहाँ क्या रह जाता है? 1।
यानी अब ये एक ऐसी क्वांटिटी बन गई जिसके पास मैग्नीट्यूड के नाम पर 1 है, लेकिन उसके पास एक डायरेक्शन भी है, और उसका डायरेक्शन क्या है? सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यानी ये जो भी क्वांटिटी बनी, इसके डायरेक्शन के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस क्वांटिटी, तो दिस क्वांटिटी हैज़ सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन कैंसिल नहीं हुआ है और ये डायरेक्शन ए वेक्टर का डायरेक्शन था। ठीक है, तो अब देखिए कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसके पास एक डायरेक्शन है, यानी ये क्या बन गया? यूनिट वेक्टर। ठीक, तो एक तरह से यूनिट वेक्टर फाइंड करने का ये हमारे पास मेथड हो गया। देखिए, अगर कोई भी वेक्टर आपको दिया गया हो, ए वेक्टर, और आपसे कहा जाए कि इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर लिखिए, तो आप क्या करेंगे? उसको ए कैप कहेंगे, क्योंकि हम लोग यूनिट वेक्टर को ए कैप से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर इक्वल्स होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यानी अब आप आगे से ये ध्यान रखिएगा, किसी भी वेक्टर में जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, वेयर ए कैप is a unit vector in the direction of a vector। ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में? ए वेक्टर के डायरेक्शन में। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बाई ए, क्योंकि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो आप इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या एरो को हटा के करते हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स ए कैप। ठीक है, ये ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, देखिए ये ए वेक्टर है, तो इसके पास दो चीज़ें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ठीक है, और ये इसके बराबर है, तो इसके पास भी ये दो चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ये। तो ये जो वेक्टर बच गया, ये जो आप ए कैप देख रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। यानी ये ए कैप जो है बेसिकली ए वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ से हम लोगों को ये कंक्लूज़न मिला कि हम लोग के लिए एक यूनिट वेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, यूनिट वेक्टर क्या रोल प्ले करता है। यूनिट वेक्टर का बेसिकली रोल है डायरेक्शन शो करना, यानी किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए ये मैग्नीट्यूड है यानी वैल्यू, और ये डायरेक्शन को हमने इसके साथ एसोसिएट कर दिया, अब ये बन गया वेक्टर। ठीक है, इसको और क्लियरली अगर आप समझना चाहते हैं तो ये देखिए, सपोज़ ये हमारे पास एक डायरेक्शन है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है हमारे पास एन कैप। ठीक है, यानी आप कह लीजिए कि ये एन कैप एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है। ठीक, अगर हम कहें कि हमारे पास एक वेक्टर है 10 एन कैप, इसका कुछ नाम दे देते हैं, पी वेक्टर, तो आप इस पी वेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि इस ये पी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और जिसका डायरेक्शन इन कैप के डायरेक्शन में है। ठीक है, आप इस वैल्यूज़ को बदलते जाइए, आपको एक नया वेक्टर मिलता जाएगा।
देखिए अब Q एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है और जिसका डायरेक्शन n कैप के अलॉन्ग है। फिर आप एक नया वेक्टर बना सकते हैं R वेक्टर -5n कैप। ये क्या हुआ, R वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। डोंट टेल -5, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और जिसका डायरेक्शन n कैप के ऑपोजिट है। यानी इन सब जगहों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि n कैप जो है एक नंबर को डायरेक्शन दे देता है। यानी एक नंबर के साथ जब हम एक यूनिट वेक्टर को अटैच कर देते हैं तो उस नंबर को एक डायरेक्शन मिल जाता है और वो एक वेक्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी n कैप का बेसिकली यूज़ क्या है कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, 10 को एक डायरेक्शन चाहिए था, यानी हमारे पास एक वेक्टर है, एक क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और उसे हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना है टुवर्ड्स ईस्ट, और ईस्ट की ओर हमारे पास एक यूनिट वेक्टर मौजूद है n कैप। तो 10 को जब हम n कैप के साथ मिला दे रहे हैं तो हमारा पर्पस फुलफिल हो जा रहा है, हमारा वेक्टर एक बन जा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन ईस्ट की ओर है। अब यहीं पर आपको ये बात भी क्लियर होगी कि क्यों 100 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को एक स्पेशल वेक्टर के रूप में क्यों नहीं पढ़ा गया, क्यों 1000 जिसका मैग्नीट्यूड था उसको हम लोगों ने स्पेशली क्यों नहीं पढ़ा। हम लोग वैसे वेक्टर के बारे में स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। इसलिए क्योंकि 1 में एक ख़ास बात है, उसे किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई आप कर दें तो वो उस नंबर को अफेक्ट नहीं करता। जैसे क्या था, हमारे पास 10 था नंबर के रूप में, यानी मैग्नीट्यूड के रूप में 10 था। अब सपोज करिए कि यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर नहीं होता, एक ऐसा वेक्टर होता जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो उसको अगर आप इसके साथ अटैच कर देते तो अब ये जो वेक्टर बनता उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता 20, यानी मैग्नीट्यूड अफेक्टेड हो गया। लेकिन एक यूनिट वेक्टर को जब आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं तो ये 10 रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, दिस इज़ वाई वैसे वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको एक स्पेशलिटी दी गई, एक प्रिविलेज दिया गया। ठीक है, चलिए, तो कोई भी वेक्टर जो हमारे पास है, आप देखिए कि उस वेक्टर में ए वेक्टर इक्वल्स ए कैप, यानी किसी भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये फॉर्म क्या है, इस फॉर्म में मैग्नीट्यूड अलग है, यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन उस वेक्टर का अलग अलग हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोग ये बता सकते हैं कि दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी ए कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम लोग अलग अलग देख पा रहे हैं। यानी एक वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, कैसे, जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमारे पास ईस्ट की ओर, ईस्ट डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर n कैप है और हमें एक लिखना था फोर्स p वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग ईस्टवर्ड। यानी हमें एक फोर्स लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और जो ईस्ट की ओर काम कर रहा है। तो आप देखिए कि अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो इस पूरे लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद बस यहाँ पर न्यूटन अटैच कर दीजिए। पी वेक्टर सिर्फ इतना देख करके सामने वाला आपको ये कह सकता है कि पी वेक्टर एक फोर्स वेक्टर है जिसकी वैल्यू 10 है और जिसका डायरेक्शन n कैप के डायरेक्शन में है, यानी ईस्ट की ओर है। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर पता है तो हम उस डायरेक्शन में फोर्सेस या वेक्टर्स लिख सकते हैं वैल्यूज़ को बदल बदल के। हर बार जब हम ये वैल्यू बदलेंगे तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 डायरेक्शन हैं
एक्स वाई और जेड, यानी अभी हम लोगों ने देखा कि किसी डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर पता हो तो हमें एक एडवांटेज मिल रहा है कि हम वेक्टर को उस यूनिट वेक्टर के रूप में कंफर्टेबली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो इसलिए क्या किया गया, हमारे पास जो 3 डायरेक्शंस हैं, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये देखिए एक्स, वाई और जेड, इन तीनों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को असाइन कर दिया गया। यानी कहा गया कि आई कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियसली नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, माइनस आई कैप। जे कैप हमारा एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और के कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो पॉजिटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर कोई भी वेक्टर एक्स, वाई या जेड के अलॉन्ग है तो आप उसे यूनिट वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स 20 - 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब जैसे इसे देखिए, ये आपने लिखा कि वेलोसिटी -20 जे कैप मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी यानी एक वेक्टर है वेलोसिटी जिसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड और जिसका डायरेक्शन निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। यानी एक गाड़ी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ या निगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। जैसे एफ वेक्टर इक्वल्स 200 के कैप न्यूटन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू 200 न्यूटन है और जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। यानी कोई भी वेक्टर हमारा अगर एक्स, वाई और जेड के अलॉन्ग है तो हम उसे यूनिट वेक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि अगर कोई वेक्टर हमारा आई, जे, के या एक्स, वाई, जेड के अलॉन्ग नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। जैसे सपोज करिए ये एक वेक्टर है पी वेक्टर, इसकी वैल्यू है 10 और ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इस वेक्टर को हमें आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में लिखना है। ऑब्वियसली ये ना तो एक्स पर है, ना वाई पर है, ना जेड पर है, तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसे एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो देखिए, हम लोगों ने जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना सीखा किसी वेक्टर का, वो यहाँ पर काम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। अभी ये हमारा प्लेनर वेक्टर है इसलिए इसका अभी कोई हमारे लिए यूज़ नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो ये x के अलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट हो गया, ये हो गया p cos 37, p की वैल्यू 10, cos 37 इज़ 4/5 दैट इज़ 8, और ये पी वाई हो गया 10 sin 37 यानी 10 × 3/5 दैट इज़ 6, ठीक है। यानी p वेक्टर हैज़ 2 components of value 8 along positive x-axis and of value 6 along positive y-axis, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p वेक्टर हैज़ 2 components px I cap and py j cap और 8 I cap and
6 जे कैप अगर हम लोग वैल्यू लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं है दोनों बातों में। ये भी वही चीज़ कह रहा है जो यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ हम लोगों ने उसको स्टेटमेंट के रूप में कहा है कि पी वेक्टर का 2 कंपोनेंट है, एक जिसकी वैल्यू 8 है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, एक जिसकी वैल्यू 6 है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। इसी को यहाँ पर फिर कहा गया है पी वेक्टर हैज़ 2 कंपोनेंट्स पी एक्स आई कैप। ठीक है, तो पी वेक्टर का 2 कंपोनेंट है, पहला जो है वो पी एक्स आई कैप है यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और दूसरा पी वाई है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, या 8 वैल्यू का कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और 6 वैल्यू का कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि एक वेक्टर को ब्रेक करते हैं जब हम लोग तो हमें उसका कंपोनेंट मिलता है। तो वेक्टर को ब्रेक करने से हमें उसका कंपोनेंट मिला है, तो अगर उस कंपोनेंट को हम ऐड कर दें तो हमें वापस वो वेक्टर मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि स्केलर में जो हम लोग ब्रेक करते हैं, सपोज ये एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, इसे हमने 2 पार्ट में बांट दिया, ये 2 kg और ये 8 kg। तो अगर हम इन दोनों को वापस जोड़ देंगे तो ये हमें 10 kg मिलना चाहिए। तो इस p वेक्टर को जब हम लोगों ने रिजॉल्व किया तो हमें मिला पी एक्स आई कैप और पी वाई जे कैप। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, यानी वी कैन राइट पी वेक्टर इक्वल्स पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। देखिए ये आपका वेक्टर जो है आई कैप और जे कैप के रूप में एक्सप्रेस हो गया। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप पी वेक्टर को लिख सकते हैं 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है, यानी यहाँ हमारे पास क्या मेथड हुआ, किसी भी वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना चाहें तो जो भी वेक्टर हमारे पास है अगर वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, उस वेक्टर को रिजॉल्व कर लें अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसे इस फॉर्मेट में लिख दें कि पी वेक्टर इक्वल्स पी एक्स आई कैप, जो एक्स कंपोनेंट है उसके साथ आई कैप लगाएंगे, जो वाई कंपोनेंट है उसके साथ जे कैप लगाएंगे, और जो जेड कंपोनेंट है उसके साथ हम लोग के कैप लगाएंगे अगर जेड कंपोनेंट भी मौजूद है तो। यानी किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से यूनिट वेक्टर में लिख सकते हैं, यानी कंपोनेंट उसका फाइंड करना, एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप लगाना, वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप अटैच कर देना, जेड कंपोनेंट के साथ के कैप अटैच कर दें और फिर तीनों को जोड़ दें तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा। दिस इज़ द वे वी कैन एक्सप्रेस एनी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, तो ये बात हो गई यूनिट वेक्टर की। और किसी भी वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर के रूप में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो प्लेनर वेक्टर हो या वेक्टर इन स्पेस हो। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग आगे ये करेंगे कि कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर के रूप में दिया गया है, ठीक है, यानी आपको एक्सप्रेस नहीं करना है उसे, वो ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है। जैसे फॉर एन एग्जांपल जैसे ये ए वेक्टर है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। दूसरा एक वेक्टर है बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब हमें चाहिए कि देखिए ये वेक्टर जो है ऑलरेडी यूनिट वेक्टर के रूप में एक्सप्रेस्ड है, ये वेक्टर भी ऑलरेडी यूनिट वेक्टर के रूप में एक्सप्रेस्ड है। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यानी आप देखिए कि आज हम लोगों ने अभी जो काम किया उसका ये ठीक रिवर्स है। अभी क्या था, हमें एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी पता था, एंगल के रूप में उसका डायरेक्शन भी पता था, और हमसे कहा गया कि एक्सप्रेस द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब इसका रिवर्स है, एक वेक्टर यूनिट वेक्टर के रूप में दिया गया है और हमसे
उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर हम फाइंड कर लेंगे तो एक वेक्टर को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी पहले ये था, ये हमने फाइंड किया, अब ये है और ये फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि अगर एक वेक्टर यूनिट वेक्टर के रूप में एक्सप्रेस किया गया हो तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे।